हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अजीत सिंह और आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9 साइंस का चैप्टर पहला मैटर इन आवर सराउंडिंग, हमारे आसपास के पदार्थ। इसके अंदर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर भी दिए गए हैं। पूरे चैप्टर को ऐसे शॉर्ट आउट किया गया, ऐसे पढ़ाया गया ताकि आपको क्वेश्चन आंसर फॉर्म में पूछा जाए या कंसेप्चुअल पूछा जाए, तो दोनों तरीके से आपको समझ आ सके। तो बिना किसी देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। हमारा जो पहला क्वेश्चन है या पहला टॉपिक हम यहाँ पे देख लिए कि जो क्वेश्चन ज़्यादा टाइम पूछा गया है एग्जाम के अंदर, वाई सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड ड्राई आइस। जो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसे शुष्क बर्फ क्यों कहते हैं? तो क्या होता है, आपने देखा होगा जनरली जो कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस फॉर्म में होती है। तो जब इस गैस को बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर के अंदर स्टोर करते हैं तो ये बिना लिक्विड बने हुए, बिना लिक्विड बने सीधे क्या बन जाती है, सॉलिड। आंसर में भी यही लिखा हुआ है कि सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड ड्राई आइस बिकॉज व्हेन इट स्टोर इन हाई प्रेशर इट टर्न्स डायरेक्टली गैस इनटू सॉलिड फॉर्म विदाउट टर्निंग इनटू लिक्विड। मतलब कि जो गैस थी, गैस से पहले क्या बनना चाहिए उसे, लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड, बट वो बिना लिक्विड बने, बिना द्रव अवस्था में आए, वो सीधे ही कन्वर्ट हो गई है किसमें, ठोस रूप में, उसके सॉलिड फॉर्म में। तो दैट्स वाई इसको हम क्या कहेंगे, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। यही ड्राई आइस होती है। हिंदी में भी लिखा है कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ इसलिए कहते हैं कि जब इसे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर के अंदर स्टोर रखेंगे तो पार्टिकल पास पास आ जाएंगे। तो पार्टिकल ज़्यादा पास आने की वजह से ये सीधे गैस से क्या हो जाती है, सॉलिड में कन्वर्ट हो जाती है। इस वजह से इसे हम ड्राई आइस को क्या कहते हैं हम लोग, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। चलते अपने अगले क्वेश्चन। काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है, टेस्ट में भी, एग्जाम रिलेटेड भी है। Why does the smell of hot sizzling food reaches you several meter away, but to get the smell from cold food you have to go close? मतलब कि गर्मा गर्म जो खाना होता है वो आपको दूर से ही खुशबू दे देता है, लेकिन आपको ठंडा खाना सूंघने के लिए बहुत पास जाना पड़ता है। तो ऐसा क्यों होता है? तो आप सभी जानते हैं जो गर्मा गर्म खाना है उसमें से वेपर्स आ रहे होते हैं, मीन्स कि गैसेस पार्टिकल मूव कर रहे होते हैं। लिखा भी यही है, हॉट सिजलिंग फूड हैज़ टेम्परेचर हायर देन द कोल्ड फूड, कि जो गर्म खाना होता है उसका टेम्परेचर ज़्यादा होता है ठंडे खाने से। एट हायर टेम्परेचर डिफ्यूजन रेट ऑफ पार्टिकल इज़ वेरी फास्ट ड्यू टू काइनेटिक एनर्जी। तो अब इसमें क्या होता है, जब हीट इंक्रीज होती है तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है। मतलब कि जब किसी चीज़ के अंदर गर्मी बढ़ेगी तो उसके जो पार्टिकल तेज़ी से मूव करेंगे, क्योंकि इसमें एक एनर्जी आ जाती है जिसको कहते हैं हम काइनेटिक एनर्जी। तो उसकी वजह से क्या है, ये जो पार्टिकल है बहुत तेज़ी से मूव करेंगे। हॉट सिजलिंग फूड रीचेस अस फ्रॉम सेवरल मीटर अवे बट गेट इट स्मेल फ्रॉम कोल्ड फूड यू हैव टू गो क्लोज। और यही रीज़न है कि गरम गरम खाने की जो खुशबू आपको दूर से आती है और ठंडे खाने को आप पास पास, बहुत पास जाके आपको सूंघना पड़ता है। सिंपली हम ये कहें कि जो गरम खाना होता है उसमें से जो वेपर निकलते हैं, तो वेपर के अंदर जो पार्टिकल होते हैं फूड के, उसमें काइनेटिक एनर्जी होती है और काइनेटिक एनर्जी उसे बड़ी दूर तक पहुँचा देती है। जबकि ठंडे खाने के अंदर काइनेटिक एनर्जी नहीं होती है, जिसकी वजह से हमें उसे बहुत पास में जा करके सूंघना पड़ता है, उसकी गंध को लेना पड़ता है। आई थिंक समझ आ गया होगा। अपने तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, अ डाइवर इज एबल टू कट थ्रू वाटर इज अ स्विमिंग पूल, विच प्रॉपर्टी ऑफ मैटर डज दिस ऑब्जर्वेशन शो? स्विमिंग पूल में गोताखोर मतलब तैरने वाला जो व्यक्ति होता है पानी को काटने में सक्षम होता है। तो इस एक्सपेरिमेंट से, इस ऑब्जर्वेशन से हम मैटर के किस प्रॉपर्टी को आइडेंटिफाई करते हैं? तो हमें ये पता चलता है, हमने एक पढ़ा भी है चैप्टर के अंदर, कि जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, उसके बीच में स्पेस होता है। दिस शो द सफिशिएंट इंटर पार्टिकल स्पेस इन द वाटर पार्टिकल। ये बताता है कि जो पानी के पार्टिकल्स हैं, कण हैं, उनके बीच में क्या होता है, स्पेस होता है। अ डाइवर एबल टू कट थ्रू वाटर, इस वजह से जो डाइवर, जो तैरने वाला है या गोताखोर है, वो आसानी से पानी में तैर पाता है। इट्स मीन हमें ये पता चलता है कि जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, उसके बीच में कुछ स्पेस होता है। मीन्स पार्टिकल्स हैव स्पेस बिटवीन दैम, कणों के बीच में थोड़ी सी जगह होती है। लेकिन अगर हम ये सोचें कि अगर वही पानी जमा हुआ आइस फॉर्म में हो, तो जो स्विमर होगा या जो आपका डाइवर होगा वो उसमें स्विम नहीं कर पाएगा, उसमें तैर करने में एबल नहीं होगा, बिकॉज ऑफ पार्टिकल के बीच में स्पेस नहीं होगा। लेकिन क्योंकि वाटर लिक्विड फॉर्म में है, तो दैट्स वाई उसमें स्पेस होता है और वो डाइवर जो है वो आसानी से उसमें तैर पाता है। आई थिंक समझ आ गया होगा। चलते हैं आगे की ओर। हमारा नेक्स्ट है, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर? पदार्थ के कणों की विशेषताएं क्या है? मैंने टाइम पूछा गया क्वेश्चन है चैप्टर 1 से, एक तरीके से इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लीजिए सब। इसमें कुछ खास बातें हैं। पहला पॉइंट है कि जो पार्टिकल्स आर कंटिन्यूसली मूविंग ड्यू टू काइनेटिक एनर्जी व्हेन हीट इंक्रीजेस,
कि जब हीट बढ़ती है, जब तापमान बढ़ाया जाता है, गर्मी बढ़ती है, तो जो पार्टिकल होते हैं पदार्थ के वो कंटिन्यूअसली मूवमेंट करना स्टार्ट करते हैं। इसे एग्जांपल के तौर पर आप ये देखा होगा आपने कभी, जब सनलाइट कमरे में आ रही होती है उसमें पार्टिकल बहुत तेज़ी से मूवमेंट में होते हैं। नंबर 2 पॉइंट, पार्टिकल हैव इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बिटवीन दैम। जो पार्टिकल होते हैं, जो पार्टिकल के बीच में जगह होती है, जितने भी, अगर एग्जाम्पल के तौर पे देखें, पानी लिया आपने, पानी में नमक या चीनी घोला तो उसमें चीनी और नमक घुल जाता है और गायब हो जाता है थोड़ी देर बाद। इसका मतलब ये है कि नमक और चीनी उस जगह पर जाके फिल हो जाती है, उस जगह पर जाके गायब हो जाती है जहाँ पर खाली जगह पाई जाती है। इसी तरीके से पार्टिकल अट्रैक्ट ईच अदर। जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। जितने भी कण होंगे एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो ये हो गए फीचर्स हमारे, ये कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये विशेषताएं हैं पदार्थ के जो कण या पार्टिकल्स होते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन, अ गैस फिल कम्प्लीटली द वेसल इन विच इट कैप्ट गिव रीजन। एक गैस को जिस बर्तन में रखा जाता है उसे पूरी तरह भर देती है, कारण दीजिए। अ गैस फिल कम्प्लीटली द वेसल इन विच पार्टिकल इज a gas fill completely the vessel in which it is kept because of the fast diffusion of the particle in the gas। कि जिस बर्तन में रखा जाता है उसके अंदर ये क्या आता है, पूरी तरह भर जाती है। क्यों भर जाती है? डिफ्यूजन की वजह से, विसरण मतलब जल्दी ये फैल जाती है। दिस मीन द पार्टिकल ऑफ गैस मूव एट अ वेरी फास्ट स्पीड। क्योंकि जो पार्टिकल होते हैं, गैसेस पार्टिकल फ्री होते हैं, उनकी शेप वगैरह या डायरेक्शन फिक्स नहीं होती, वो हर एक डायरेक्शन मूवमेंट करते हैं बहुत तेज़ी से। द रैपिडली फिल कम्प्लीटली द वेसल इन विच द गैस इज केप्ट। और इसी वजह से क्या होता है, बहुत जल्दी जो गैस का पार्टिकल होता है वो जल्दी से क्या हो जाता है, भर जाता है। फॉर एग्जाम्पल कि आपने क्या किया, कहीं पे पानी गिरा तो पानी पहले जब सबसे पहले सरफेस पे गिरे, लेकिन अगर मान लो आप अगरबत्ती लगा रहे हो तो स्मोक कहीं भी किसी भी डायरेक्शन में फैल सकता है। तो सेम हियर यहाँ पे क्या होता है कि जब भी जो गैसेस पार्टिकल होते हैं उसकी डायरेक्शन फिक्स नहीं होती, वो हर एक डायरेक्शन मूवमेंट करता है। तो जहाँ पर भी गैसेस पार्टिकल होते हैं वो पूरे एटमॉस्फेयर, पूरे सराउंडिंग में फैल जाते हैं। इसी वजह से जहाँ पे भी जिस बर्तन या जिस वेसल्स के अंदर उसको कंटेन किया जाता है, रखा जाता है, वहाँ पर क्या होता है, जो गैसेस पार्टिकल पूरी तरह भर जाते हैं। तो आई होप ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया आपको। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अ गैस एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ कंटेनर गिव रीजन। एक गैस को जिस बर्तन पे रखा जाता है उसकी दीवारों पर दबाव डालती है, कारण दीजिए। द मॉलिक्यूल इन अ गैस हैव लार्ज काइनेटिक एनर्जी। हमें पता है कि जो मॉलिक्यूल होते हैं गैस के, जो कण होते हैं, उनमें ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है। द कोलाइड विद द ईच अदर, दे ऑल्सो स्ट्राइक द वॉल ऑफ कंटेनर विद द सर्टेन फोर्स एंड इम्पार्ट मूवमेंट टू दैम। दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रेशर ऑफ द गैस। मीन क्या हुआ, जो पार्टिकल होते हैं फ्रीली मूव करते हैं, काइनेटिक एनर्जी होती है, तो वो जिस बर्तन में रखते हैं तो उसमें पूरी तरह फैलते रहते हैं और टकरा कर एक दूसरे से भी वो बीच बीच में स्ट्राइक करते हैं। मतलब एक दूसरे, कहीं कभी दीवार से टकराए, कभी एक दूसरे टकराए, तो वो इधर उधर मूवमेंट करते रहते हैं। तो टकराने की वजह से या आपस में स्ट्राइक करने की वजह से अंदर का प्रेशर क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। इस वजह से जिस कंटेनर में वो होते हैं उस पर वो क्या करते हैं, प्रेशर इंक्रीज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने बलून लिया और बलून में क्या किया, आपने गैस भर दी या हवा भर दी, तो हवा क्या करेगी, जो एयर है वो गैसेस फॉर्म में है, वो पूरे बलून को क्या करेगी, प्रेशराइज करेगी और बलून फूल जाता है, आपने देखा होगा। तो सबसे कॉमन एग्जांपल इस चीज़ का। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अ वुडन टेबल शो बी द कोल्ड एज सॉलिड गिव रीजन। एक जो लकड़ी का मेज होता है उसे ठोस कहना चाहिए, तो कारण दीजिए। तो भी इसको प्रूव करना है कि वो सॉलिड कैसा है। तो प्रूव है बिकॉज ऑफ, देखिए जो वुडन है उसे सॉलिड कह सकते हैं क्योंकि उसमें कुछ फीचर्स होते हैं। फीचर नंबर 1, इट इज़ वेरी हार्ड एंड रिजिड। ये बहुत ज़्यादा हार्ड, कठोर होती है और इसकी शेप क्या होती है, एक तरीके डिफाइन कह सकते हैं। ठीक है, इसका जो रिजिड हार्डनेस या कठोरता जो होती है इसके अंदर मेंटेन होती है। दूसरा है, इट कैन नॉट बी चेंज बाय द अल्टरनेटिव टेम्परेचर और प्रेशर। कि अगर हम प्रेशर को यहाँ पे बढ़ाएंगे या थोड़ा बहुत हम क्या करेंगे, टेम्परेचर को चेंज करेंगे, तो लकड़ी ही रहेगी, वो जल्दी मेल्ट नहीं होगी। इसका मतलब दूसरा रीज़न भी हो गया। इट इज़ क्वाइट हैवी विच मीन हाई डेंसिटी। इसकी डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा होती है, काफ़ी डेंसिटी इसकी ज़्यादा होती है। देयर इज़ नो मूवमेंट ऑफ द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट। इसके अंदर जो कण होते हैं उसमें कोई क्या खास गति नहीं होती। लकड़ी रखी हुई है, लकड़ी के जो पार्टिकल्स हैं वो मूव नहीं करते हैं। तो दैट्स मीन ये जो वुडन टेबल है आपकी, वो एक तरह की सॉलिड होता है और ये प्रूव हो जाता है आप। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी कैन ईजिली मूव अवर हैंड इन द एयर बट टू डू द सेम थ्रू अ सॉलिड ब्लॉक ऑफ वुड वी नीड अ कराटे एक्सपर्ट गिव रीजन। कि हम अपना हाथ आसानी से हवा में चला लेते हैं, लेकिन अगर लकड़ी के ब्लॉक रखे हो और उसमें से बीच हाथ निकालना हो तो हमें एक स्पेशलिस्ट या कराटे विशेषज्ञ की जरूरत पड़ती है। क्यों? तो इसका सिंपल सा रीज़न शायद आपको समझ भी आ रहा हो कि हवा के जो पार्टिकल बहुत गैप होता है उनके बीच में, जबकि जो वुडन पीस होता है या वुडन ब्लॉक होता है उसके पार्टिकल आपस में बिल्कुल अट्रैक्ट होते हैं। सिंपल ये समझिए, आप कमरे में है, कमरे में हवा भरी, कमरे के बीच में आप मूवमेंट कर सकते हैं, लेकिन अगर कमरे में लकड़ी रखी है तो लकड़ी के बीच में से आप मूवमेंट नहीं कर सकते। अच्छा, रीज़न पढ़ लेते हैं आंसर वाइज। इट इज़ बिकॉज द मॉलिक्यूल्स ऑफ द एयर हैव लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दैम। इसका रीज़न ये है एक तरीके से कि जो एयर होता है, एयर के जो पार्टिकल होते हैं उनके बीच जो अट्रैक्शन होता है, आकर्षण शक्ति होती है, बहुत कम होती है। एंड अ वेरी स्मॉल एक्सटर्नल फोर्स कैन बी सेपरेट दैम एंड पास थ्रू दैम। और इससे पास होने के लिए ज़्यादा हमें फोर्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ती।
बट ब्लॉक ऑफ वुड हैव मोर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। लेकिन जो लकड़ी के ब्लॉक होते हैं या टुकड़े होते हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा क्या होता है, अट्रैक्शन फोर्स होता है पार्टिकल में। उसके बीच से मूवमेंट करने के लिए आपको काफ़ी हैवी फोर्स लगाना पड़ेगा, जो कि आपकी बस की बात नहीं। उसके लिए हमें क्या चाहिए, एक प्रॉपरली एक्सपर्ट चाहिए, वो भी कराटे एक्सपर्ट। तो आई सो कि आपको क्लियर हो रहा होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओके, वाई आइस कूल बेटर देन वाटर एट 0 डिग्री टेम्परेचर। ये क्वेश्चन ये वैसे ऐसे ही पूछ सकते हैं हमसे, वाई इज आइस एट 273 केल्विन मोर इफेक्टिव इन द कूलिंग दैन वाटर एट द सेम टेम्परेचर। कि बर्फ़ 0 डिग्री सेल्सियस में पानी से अच्छे बट वो पानी के अंदर हिडन नहीं होती, दैट्स वाई ऐसा होता है। हो सकता है थोड़ा समझ ना आया हो, तो एक बार और रिवाइंड करके आप सुन लीजिएगा तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। व्हाट प्रोड्यूस मोर सेवरी बर्न, बॉइलिंग वाटर और स्टीम। अच्छा, अगर मान लो गलती से आपका हाथ गर्म पानी में या भाप से में लग जाए या टकरा जाए, तो आपको ज़्यादा जलन किससे होगी, पानी से या भाप से, गर्म पानी से या गर्म भाप से। देखते हैं। स्टीम प्रोड्यूस मोर सेवर बर्न एज it has the latent heat of vaporization, but water does not have any hidden heat। कि सेम वही वाला जैसे बर्फ़ के केस में था कि जो हीट स्टीम होती है, जो आपकी स्टीम होती है उसके अंदर क्या होते हैं, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन होती है। मतलब बहुत गर्म होने के बाद ही भाप बनना स्टार्ट होती है। पानी मान लीजिए नॉर्मल पानी रखा है, वो नॉर्मल है, उसको बॉईल करेंगे तो गर्म होगा और एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद उसमें वेपर्स आना स्टार्ट होंगे। बोले तो उसका जो टेम्परेचर है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होगा कंपेरेटिवली वाटर से। वेपर्स ज़्यादा हीट कंटेन करते हैं एक तरीके से, किसके मुकाबले, पानी के मुकाबले। लेकिन नॉर्मली भाप बन के उड़ता नहीं है, लेकिन जब उसको ज़्यादा टेम्परेचर बॉईल करेंगे तो उसमें से वेपर्स आना स्टार्ट होंगे। तो सिंपली यहाँ पे एक एक्स्ट्रा चीज़ होती है वेपर्स के पास, जो स्टीम है वो है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा उसमें पहले छुपी होती है, इस वजह से हमें भाप ज़्यादा जला सकती है, किसके मुकाबले, एक बॉइलिंग वाटर के, मतलब गर्म पानी के मुकाबले। आई थिंक ये आसान था पहले वाले से। तो 9वें क्वेश्चन को इसके हिसाब से आप पढ़ेंगे तो आई थिंक आपको वो भी क्लियर हो जाएगा। चलें अगले क्वेश्चन की ओर। वाई डू वी ईयर कॉटन क्लोथ्स इन समर। गर्मियों में हमें सूती कपड़े क्यों पहने जाए। हमने अक्सर सुना है कि भैया मम्मी कहती है कपड़े पहनो, कॉटन के पहनो। तो रीज़न क्या है भैया, आपको पता है गर्मी में आता है पसीना। अब इस गर्मी में पसीना आता है तो जो कॉटन क्लोथ होते हैं वो आसानी से पसीना को ऑब्जर्व कर लेते हैं। अब जो ऑब्जर्व होता है पसीना सूती कपड़े से, कॉटन क्लोथ से, वो एटमॉस्फेयर से कनेक्टिविटी में आ जाता है। अब कनेक्टिविटी में आ जाता है तो वो एवोपरेट होगा। अब एवोपरेट होने के लिए उसको हीट चाहिए। एवोपरेट होने के लिए क्या चाहिए उसे, हीट। तो वो हीट हमारी बॉडी से खींचता है, हमारी बॉडी से हीट खींचता है तो वेपर बन के स्वेट उड़ जाता है और हमें ठंडा ठंडा महसूस होता है। तो गर्मियों में हमें ज़्यादा पसीना आता है और सूती कपड़ा क्या करता है, पसीने को सोख रहा है, और पसीने को जब सोखता है तो वो एटमॉस्फेयर की कनेक्टिविटी में हमारे स्वेट को ले जाता है। अब स्वेट जब एटमॉस्फेयर की कनेक्टिविटी में जाता है तो भाप बन के उड़ना स्टार्ट होता है। लेकिन भाप बनने के लिए, वेपर्स बनने के लिए उसे हीट चाहिए, तो हीट को खींचता है हमारी बॉडी से, और हमारी बॉडी से हीट निकलती है और हमें ठंडक महसूस होती है। इसलिए हमें कहा जाता है कि भैया गर्मियों में कौन से कपड़े पहनिए, सूती कपड़े पहनिए, इसलिए ये आपके लिए कंफर्टेबल होता है। चलिए आसानी से क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा लिक्विड जनरली हैव लोअर डेंसिटी एज कम्पेयर टू सॉलिड। अच्छा, ये तो हम भी जानते हैं और आप भी जानते हैं कि लिक्विड के पार्टिकल्स जो होते हैं उनमें कम डेंसिटी होती है, जबकि सॉलिड में डेंसिटी ज़्यादा होती है। बट हमने एक चीज़ और नोट करी है कि अगर हम गलती से, या हम कभी भी हमने गलती से क्या, कभी हम जानबूझ के भी बर्फ़ डालते हैं किसमें, पानी में, तो बर्फ़ का जो पीस है वो पानी के ऊपर तैरता है। तो ऐसा क्यों है? ऐसा जनरली क्या है, डेंसिटी वाइज तो चीज़ डूब जानी चाहिए, लेकिन ऐसा क्यों होता है?
तो उसके पीछे का रीज़न क्या है? डेंसिटी ऑफ वाटर इंक्रीज होती है डिक्रीजिंग टेम्परेचर में, मतलब बढ़ तो रही है, इंक्रीज तो हो रही है लेकिन स्लो इंक्रीज हो रही है, टेम्परेचर उसका धीरे धीरे होता है। यहाँ पे एक मैक्सिमम टेम्परेचर देखा कि 4 डिग्री सेल्सियस तक ये बढ़ सकती है, ठीक है, एंड 10 मैक्सिमम डेंसिटी, और अपनी मैक्सिमम डेंसिटी पर पहुँच जाती है किसकी, वाटर की। ऑन फर्दर कूलिंग वाटर मॉलिक्यूल एक्सपेंड द डेंसिटी सॉट डिक्रीजिंग, दस द आइस हैव लॉन्गर डेंसिटी देन द वाटर एंड फ्लोट ऑन द वाटर। कुल मिला के बात ऐसी है कि मान लीजिए पानी, जब बर्फ़ को हमने पानी में डाला तो बर्फ़ ठंडा था और पानी नॉर्मल था, तो जो बर्फ़ की जो कूलनेस है वो ट्रांसफ़र होगी पानी के अंदर, और पानी की जो गर्मी है वो ट्रांसफ़र होगी किसके अंदर, बर्फ़ के अंदर, तो ये एक्सचेंज होता है। तो अब जब पानी, जो बर्फ़ की कूलनेस है पानी में होती है, तो उसके पार्टिकल कंडेंस होते हैं, मतलब उसकी डेंसिटी इंक्रीज़ होती है, पानी के पार्टिकल डेंसिटी इंक्रीज होती है बर्फ़ की कनेक्टिविटी में आने में। सेम इसी तरीके से पानी की कनेक्टिविटी में बर्फ़ के आने से बर्फ़ की डेंसिटी कम होती है, बर्फ़ की डेंसिटी कम होगी और पानी की डेंसिटी बढ़ेगी, तो पानी की डेंसिटी ज़्यादा हो जाने की वजह से बर्फ़ उसमें आसानी से तैर पाता है। तो यही रीज़न है कि जो आइस है उसके ऊपर ईजिली क्या करती, फ्लोट कर लेती, आराम से तैरती। अगला क्वेश्चन है, वाई डू वाटर ड्रॉपलेट्स फ्रॉम ऑन द आउटसाइड ऑफ द ग्लास ऑफ वाटर व्हेन आइस इज एडेड। बर्फ डालने पर पानी के ग्लास के बाहर पानी की बूंदें क्यों बनती हैं? आपने अक्सर नोट किया होगा। तो उसका रीज़न है, जब बर्फ़ डाला हमने पानी के अंदर तो वो पहले पानी को ठंडा करेगा, अब क्या होगा, एटमॉस्फेयर आपस में कनेक्टिविटी, ग्लास के आसपास जितना भी हवा रहने वाले, हवा में क्या होता है, मॉइस्चर होता है, वाटर पार्टिकल्स होते हैं, तो जब उनको ठंडा किया जाएगा, जो ठंडा किया जाएगा मतलब प्रेशर इंक्रीज़ होगा, प्रेशर इंक्रीज़ होने की वजह से उनकी फॉर्म चेंज होगी, वो गैसेस फॉर्म से लिक्विड फॉर्म में आ जाएंगे। तो यही लिखा है, व्हेन आइस कैप्ट इन द एनी ग्लास द टेम्परेचर ऑफ एनवायरनमेंट अराउंड द ग्लास बिकम वेरी लो। आसपास का जो एनवायरनमेंट होगा वो उसका टेम्परेचर कम हो जाएगा, ड्यू टू विच द मॉइस्चर प्रेजेंट इन द एयर कंडेंसेस एंड एक्यूमुलेट इन द फॉर्म ऑफ वाटर ड्रॉपलेट अराउंड द आउटसाइड ऑफ द ग्लास। कि एनवायरनमेंट में वाटर पार्टिकल्स होंगे और आसपास का मौसम जब ठंडा होगा, आसपास की सराउंडिंग ठंडी होगी, तो जो मॉइस्चर है, जो वाटर पार्टिकल है एयर के अंदर, वो ग्लास के ऊपर क्या हो जाएंगे, आके चिपक जाएंगे, अकोमुलेट होकर के वो कंडेंस होने के बाद एक ड्रॉपलेट के रूप में हमें दिखाई देते हैं। कि मतलब जो पानी के गिलास के आसपास जितनी हवा थी, उसमें जो पानी की बूंदें थी हवा के अंदर, वो ग्लास की सरफेस पे आके के चिपक जाएगी और ठंडी होकर के हमें बूंद के रूप में दिखाई देती है। यही रीज़न है कि ग्लास के ऊपर जो पानी की बूंदें हमें दिखाई देती है। नेक्स्ट है मेरे पास, हाउ डू वी लिक्विफाइड द गैसेस। हम गैसेस को लिक्विफाइड कैसे कर सकते हैं, गैस को द्रव अवस्था में कैसे लाया जा सकता है। तो उसके दो मेथड है। पहला क्या मेथड है कि आप क्या करो, जो गैस है उसका टेम्परेचर कम कर दो, उसका क्या कर दो, टेम्परेचर कम कर दोगे तो वो उसके जो पार्टिकल होंगे वो पास पास आ जाएंगे। या एक और तरीका है कि आप प्रेशर को इंक्रीज़ कर दो, पार्टिकल के बीच जो प्रेशर बढ़ेगा तो पार्टिकल क्लोज आ जाएंगे, तब भी ये लिक्विफाइड हो सकता है। तो ये दोनों मेथड है हमारे पास, या तो दबाव को बढ़ा करके या तापमान को घटा करके हम क्या कर सकते हैं, किसी भी गैस को क्या कर सकते हैं, इसमें कंप्रेस कर सकते हैं। तो आपके सामने दो एग्जाम्पल आपने देखे होंगे, CNG और LPG, ये दोनों ही क्या कंप्रेसिव गैस होती है, कंप्रेसिव नेचुरल गैस और लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ये दोनों ही ऐसी गैसें होती हैं जिनको हम लिक्विफाइड करते हैं। तो आई होप ये वाला क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अगले अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हाई डज द डेजर्ट कूलर कूल बेटर देन एन ऑन अ हॉट ड्राई डे। एक गर्म शुष्क दिन में एक डेजर्ट कूलर, मतलब आपके घर वाला कूलर बेहतर ठंडा, अच्छी तरीके से ठंडक क्यों देता है? व्हेन ह्यूमिडिटी लेवल इज इन द एटमोसफेयर इज क्वाइट लो। जब हवा में ह्यूमिडिटी का लेवल कम होता है, बेसिकली ह्यूमिडिटी है क्या, ह्यूमिडिटी क्या है, आपके हवा के अंदर पानी के वेपर्स का होना। अगर आपके हवा में पानी के बूंदे या कण कम है, एयर में जो वाटर पार्टिकल्स हैं वो कम है, तो उसका मतलब होगा एटमॉस्फेयर में क्या होगा कि ह्यूमिडिटी का लेवल कम होगा, तो अब एवेपोरेशन तेज़ी से होगा, मतलब वेपराइजेशन तेज़ी से होगा, क्योंकि हवा में पानी कम है तो हम आराम से जो हमारा पानी भाप बन के हवा में जा सकता है। इवेपोरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द ह्यूमिडिटी। इनवर्सली प्रोपोर्शनल इन द सेंस कि उल्टा रिएक्ट करती, अगर ह्यूमिडिटी बढ़ेगी तो वेपराइजेशन कम होगा, और ह्यूमिडिटी अगर कम होगी तो वेपराइजेशन तेज़ी से होगा। तो सिंस कूलिंग इज कोस्ट ड्यूरिंग द एवेपोरेशन अ कूलर इज क्वाइट इफेक्टिव ऑन द हॉट ड्राई डेज। और इसी वजह से अगर देखें कि जब वेपराइजेशन होगा तेज़ी से तो ठंडापन लाती है, बाष्पीकरण के बाद वेपराइजेशन के बाद ठंडा महसूस होता है, जैसा कि हमने सूती वाले कपड़े के अंदर देखा था कि वेपराइजेशन हो तो हमें ठंडा लगता है। तो सेम रीज़न है कि जब ह्यूमिडिटी कम होगी हवा में तो कूलर क्या करेगा, इजीली वेपराइज करेगा चीज़ों को, और वेपराइज करके गर्मी बाहर फेंकेगा और ठंडक हमें मिलती रहेगी। तो इस वजह से क्या होता है, गर्मियों के दिनों में कूलर हमें ज़्यादा ठंडक महसूस कराता है या हमें ठंडी हवा देता है। तो वीडियो में आगे जाने से
ताकि ये जल्दी आग ना पकड़े या जल्दी वेपराइज होकर के ख़त्म ना हो जाए। आई होप क्लियर हो गया होगा। इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपके हथेली पर ठंडकपन क्यों आता है जब आप एसीटोन डालते हैं? तो उसका रीज़न ये है कि जो अपने आपके हाथ की जो हीट है वो ऑब्जर्व कर लेता है एसीटोन वेपराइज होने के लिए और आपके हाथ में ठंडक महसूस होती है। अगला क्वेश्चन है, हाउ डज द वाटर कैप्ट इन एन अर्थन पोट मटका बिकम कूल ड्यूरिंग समर? गर्मी में मिट्टी के घड़े मटके में रखा हुआ पानी कैसे ठंडा हो जाता है? तो इसके पीछे भी वेपराइजेशन है। ड्यूरिंग समर वाटर प्रेजेंट ऑन द सर्फेस ऑफ द ईथन पोट एवोपरेट विच कॉजेज द कूलिंग इफेक्ट। कि जो पानी की मटके की सतह पर जो पानी होता है वो वेपराइज हो जाता है और अंदर के पानी को ठंडा कर देता है। बिसाइड इधरनर पोर्ट्स बियर पोर्स ऑन द हेंस वाटर कंटिन्यूसली ओजेस आउट फ्रॉम इट एंड दस इवेपोरेशन अकर्स कंटिन्यूसली सो डज द कूलिंग। कि अब देखो क्योंकि जो मिट्टी का मटका होता है उसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं, छोटे छोटे छेन लाइक स्ट्रक्चर होता है और पानी को बार बार वो सरफेस पर लेके आता है और बार बार पानी वेपराइज हो जाता है। वेपराइज जितनी बार भी वेपरेशन होगा, जितनी बार वाष्पीकरण होगा, उतनी बार पानी के अंदर क्या होगा, ठंडक होगी और लगातार वाष्पीकरण होने से पानी ठंडा होता रहता है। तो आई होप ये वाला क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाँ, व्हाट इज द इवेपोरेशन विच फैक्टर अफेक्टिंग इट? वाष्पीकरण क्या है और इसे कौन सी चीज़ें प्रभावित करती हैं, कौन से कारक इसे प्रभावित करते हैं? इट इज़ एन सरफेस फिनोमिना in which liquid change into vapors at any temperature below the boiling point is called evaporation। कि भैया एक ऐसा फिनोमिना है, एक ऐसी घटना है जिसके अंदर क्या होते हैं, लिक्विड वेपर्स फॉर्म में चेंज हो जाता है बॉइलिंग पॉइंट से कम। एक चीज़ बॉइलिंग पॉइंट भी होती है। बॉइलिंग पॉइंट हम पढ़ेंगे, हमने पढ़ा भी होगा आप सभी ने कि जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, बॉइलिंग पॉइंट के अंदर कोई भी टेम्परेचर कोई भी जो सॉलिड है वो कन्वर्ट होने लगता है लिक्विड में जब उसे गर्म किया जाता है। बट इवेपोरेशन में आपको गर्म करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। फॉर एग्जांपल धूप में होता है इवेपोरेशन, बट जब किसी का बहुत गर्म करेंगे तो वहाँ पे होता है क्या, बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर पर जब भी कोई चीज़ वेपराइज हो जाती है, कोई भी चीज़ क्या हो जाती है, वेपराइज हो जाती है, तो उसे हम इवेपोरेशन कहते हैं। ठीक है, उस पॉइंट को हम कहते हैं, उस इंसिडेंट को या उस घटना को हम क्या कहते हैं, वाष्पीकरण। अब वो चीज़ें जो कि वाष्पीकरण को इफेक्ट करती हैं, तो पहला है सरफेस एरिया। सरफेस एरिया मीन ऐसे समझे कि आपने एक प्लेट में पानी लिया और एक आपने ग्लास में पानी लिया। अब दोनों पानी को धूप में रखा जाएगा तो कौन सा पानी पहले वेपराइज होगा? तो आई थिंक प्लेट का पानी होना चाहिए। प्लेट का पानी ही वेपराइज पहले होगा क्योंकि उसका जो सरफेस एरिया वो ज़्यादा है। सेम इसी तरीके से आप मान लिया आपने कपड़े धोए हैं, कपड़े धोने के बाद आपने कपड़े को बिल्कुल सिंगल परत करके उसे रस्सी में डाला हुआ, तो जो सिंगल परत वाला जो कपड़ा है वो आसानी से सूख जाएगा। अगर वहीं आप फोल्ड करके कपड़े को 2-3 लेयर पे डालोगे रस्सी में तो जल्दी सूखेगा नहीं क्योंकि सरफेस एरिया कम होगा। दूसरा पॉइंट है टेम्परेचर। टेम्परेचर मतलब तापमान। जितना ज़्यादा तापमान होगा, जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा, उतना ज़्यादा वेपराइजेशन होगा, उतना ज़्यादा वाष्पीकरण होगा। ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी हमने पहले ही पढ़ चुके हैं कि वो इन्वर्सली रिएक्ट करती है। मतलब ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी तो क्या होगा, वेपराइजेशन कम होगा, और ह्यूमिडिटी कम होगी तो वेपराइजेशन ज़्यादा होगा। लास्ट में आपका इसका वाइंड स्पीड, बस विंड स्पीड, वायु की गति। हवा जितनी तेज़ चलेगी वेपराइजेशन भी तेज़ी से होगा, और अगर स्लो होगी हवा तो उसी तरीके से वेपराइजेशन भी स्लो होगा। अगला क्वेश्चन हमारा, व्हाट इज सब्लिमेशन, ऊर्ध्वपातन। सब्लिमेशन, अगर हमने वही CO2 वाला एग्जांपल पढ़े कि ड्राई आइस वाला, तो उसमें जो प्रोसेस हुई थी कि जब कोई भी सॉलिड या कोई भी गैस डायरेक्टली इंटरचेंज करते बिना लिक्विड फॉर्म में आए हुए, मतलब गैस सीधे सॉलिड बन जाए या सॉलिड सीधे गैस के रूप में आ जाए, तो इस पूरी प्रोसेस को ही हम कहते हैं सब्लिमेशन। द चेंज ऑफ सॉलिड डायरेक्टली टू वेपर्स ऑन हीटिंग एंड वेपर्स इनटू सॉलिड ऑन कूलिंग विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड स्टेट कॉल्ड सब्लिमेशन। कि गर्म करने पर ठोस सीधे गैस बन जाए और गैस सीधे ठोस बन जाए ठंडा करने पे, तो उसे हम कहते हैं ऊर्ध्वपातन। इसके एग्जांपल के तौर पर देखिए, कैम्फर जो आपके घरों में कपूर होता है, अमोनियम क्लोराइड होता है, और नैफ्थलीन बॉल्स, ये ऐसी चीज़ें हैं जो कि लिक्विड फॉर्म में नहीं आती, सीधे इंटरचेंज कर देते लिक्विड से, सॉरी, गैस से सॉलिड और सॉलिड से गैसेस फॉर्म में। आपसे एग्जाम्पल पूछ सकते हैं इसके, तो एग्जाम्पल भी आप इसके देख लीजिएगा। चलते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है, डिफाइन लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, संगलन की गुप्त ऊष्मा को परिभाषित कीजिए। आपको पता है कि सॉलिड को लिक्विड बनाया जाता है तो उसमें हीट लगती है। तो यहाँ पे कहा गया कि अगर 1 किलोग्राम आपके पास सॉलिड है, उसको मेल्ट करके, उसको पिघला करके लिक्विड फॉर्म में ले जाना है, लेके जाना है, तो अब उस फॉर्म में जब लेके जाएंगे तो उसमें जो हीट लगेगी, ये 1 किलोग्राम सॉलिड को कन्वर्ट करना है किसमें, लिक्विड फॉर्म में, तो जितनी एनर्जी लगेगी, जितनी हीट लगेगी, वही आपकी क्या है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, संगलन की गुप्त ऊष्मा। कि 1 किलोग्राम ठोस को गलाने के लिए जितनी ऊष्मा चाहिए उसे संगलन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। सेम इसी तरीके से लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, कि 1 kg लिक्विड को गैसियस फॉर्म में, वेपर्स फॉर्म में ले जाने के लिए जितनी हीट चाहिए वही आपकी क्या है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। बढ़ते हैं आगे। कंपेयर सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, तीनों को आप क्या करिए,
कंपैरिजन कीजिए या डिफरेंट का दिन किन्हीं इनमें से किन्हीं दो के बीच डिफरेंस भी आ सकता है। तो सॉलिड की क्या शेप फिक्स होता है, फिक्स मास होता है और वॉल्यूम फिक्स होता है, तीनों चीज़ें इसकी फिक्स होती है। फॉर एग्जांपल एक कोई भी चीज़ है, मान लीजिए आपके पास एक लकड़ी का टुकड़ा है, तो उसका जो मास होगा वो भी फिक्स होगा, उसका वॉल्यूम भी और उसका शेप भी फिक्स होगा। दूसरा पॉइंट है लेस इंटर पार्टिकल डिस्टेंस, इनके बीच जो स्पेस होता है बहुत कम होता है। तीसरा पॉइंट है इनकम्प्रेसिबल, कंप्रेसिबल मतलब इनको आप दबा नहीं सकते हो, दबा करके इनका साइज़ आप चेंज नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि इसमें हाई डेंसिटी होती है। क्या होता है डेंसिटी मतलब पार्टिकल ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पास होते हैं, तो उनको कंप्रेस करना बहुत मुश्किल होता है। वेरी हाई अट्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, इनके बीच के जो मॉलिक्यूल होते हैं आपस में बहुत अच्छे तरीके से जॉइंट होते हैं। नीचे वही पॉइंट लिखा है कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल आर वेरी क्लोजली पैक्ड, आपस में एक दूसरे से बहुत मजबूती से जुड़े हुए होते हैं। दूसरा है लिक्विड, नॉट फिक्स शेप, इसकी कोई शेप फिक्स नहीं होती, लेकिन इसका वॉल्यूम और जो मास होता है वो फिक्स होता है। इसके जो मॉलिकुलर होते हैं, जो स्पेस होता है इनके पार्टिकल के बीच में थोड़ा सा ज़्यादा होता है किसके मुकाबले, सॉलिड के मुकाबले। इसको थोड़ा बहुत कंप्रेस किया जा सकता है, जनरली ज़्यादा नहीं होता लेकिन थोड़ा बहुत कंप्रेस हो सकता है, लिटिल कंप्रेसिबल। इसकी डेंसिटी कम होती है सॉलिड के मुकाबले, एंड इसके बीच जो अट्रैक्शन होता है वो भी कमज़ोर होता है किसके मुकाबले, सॉलिड के मुकाबले। गैस की बात करें तो ना तो इसका शेप फिक्स होता, ना वॉल्यूम फिक्स होता, और पार्टिकल के स्पेस की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा होता है, उसको बहुत ही ज़्यादा आप कंप्रेस कर सकते हैं। डेंसिटी सबसे कम होती है, इनके बीच जो अट्रैक्शन होता है पार्टिकल का वो बिल्कुल ना के बराबर होता है, और इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो इजीली इधर उधर मूवमेंट में रहते हैं। यही बात आगे हम देखेंगे हिंदी में कि जो ठोस होते हैं उनका द्रव्यमान निश्चित होता है, आयतन निश्चित होता है और आकार, तीनों चीज़ निश्चित होती है। दूसरा, कणों के बीच जो दूरी होती है बहुत ना के बराबर होती है। तीसरा, संपीड़ित, सॉरी बाय मिस्टेक सनी लिख गया था, संपीड़ित नहीं किया जा सकता, बोले तो उनको बिल्कुल भी दबा करके आप इनका साइज़ चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि इनका जो डेंसिटी मतलब घनत्व बहुत ज़्यादा होता है। अणुओं के बीच जो आकर्षण बल बहुत अधिक होता है। इसके उदाहरण के तौर पर आप बर्फ़ मतलब आइस और लकड़ी का टुकड़ा ले सकते हैं। दूसरा आपका लिक्विड, इसे तरल हिंदी में कहते हैं या द्रव्य भी कहते हैं। इसका निश्चित आकार नहीं होता, लेकिन इसकी जो मात्रा है उसका जो द्रव्यमान है वो पहले से क्या होता है, फिक्स होता है। दूसरा, कणों के बीच की जो दूरी थोड़ी ज़्यादा होती है ठोस के मुकाबले। अगला पॉइंट है थोड़ा बहुत संपीड़ित किया जा सकता है, इसको ज़्यादा तो नहीं बट कुछ हद तक इसे कंप्रेस आप थोड़ा बहुत दबा सके इसका साइज़ चेंज कर सकते हैं। घनत्व ठोस से कम होता है, इसकी डेंसिटी ठोस के मुकाबले कम होती है। उदाहरण के तौर पर आपका पानी और रक्त वगैरह इससे एग्जाम्पल। गैस की बात करते हैं, इसका कोई निश्चित आकार नहीं होता, इसके कोई निश्चित मात्रा नहीं होती, इसके कणों बहुत दूर दूर होते हैं कण, इसको बहुत ज़्यादा कंप्रेस करके आप दबा सकते हैं। घनत्व नहीं होता या बहुत कम होता है। आकर्षण के जो बल है मतलब आकर्षण जो बल अट्रैक्शन इनके बीच के पार्टिकल का बहुत कमज़ोर होता है। एग्जाम्पल के तौर पर आपका फॉग, स्मोक, कोहरा वगैरह जो होता है, धुआं कोहरा आदि इसके एग्जाम्पल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इनको डिफाइन करना, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, गलनांक और क्वथनांक। तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड लीड्स टू फॉर्म लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड अ मेल्टिंग पॉइंट। कि आपका एक ऐसा टेम्परेचर जिस पर कोई भी सॉलिड अपनी सॉलिड फॉर्म को छोड़ करके लिक्विड बनना स्टार्ट हो जाता है, उस टेम्परेचर का नाम ही क्या है होता है आपका मेल्टिंग पॉइंट। मतलब कि जिस वायुमंडल के प्रेशर पर या टेम्परेचर पर कोई भी ठोस पदार्थ गलना स्टार्ट करता है तो उसे हम गलनांक कहते हैं। सेम इसी तरीके से जिस टेम्परेचर पर कोई भी लिक्विड गर्म होकर के वेपर देना स्टार्ट करे, मतलब भाप देना स्टार्ट करता है, तो उसे हम बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं, हिंदी में कहते हैं क्वथनांक। आई होप कि अगला क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा क्वेश्चन है आता है कन्वर्जन का, वैल्यूज कन्वर्ट करने का। कन्वर्ट फॉलोइंग वैल्यू इन केल्विन स्केल, निम्नलिखित को आपका क्या करना है, केल्विन स्केल में करना है। तो यहाँ पर आपको गिवन है क्वेश्चन 273 डिग्री सेल्सियस, 27 डिग्री सेल्सियस, 197 डिग्री सेल्सियस। तो उसका एक रूल है कि जब भी आप डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करते हैं तो आपको 273 ऐड करना होता है। तो 273 डिग्री सेल्सियस पे जैसे आपने 273 ऐड किया तो आपके सामने 546 केल्विन आंसर आ जाता है। सेम इसी तरीके से 27 डिग्री सेल्सियस को जब आपने 273 ऐड किया तो 300 केल्विन आ गया। थर्ड पॉइंट में इसी तरीके से 197 डिग्री सेल्सियस में ऐड ऑन किया आपने 273 एंड रिजल्ट आपके सामने 470 केल्विन था। मतलब कि जब आप अल्फ़ाबेटिकली थोड़ा सा इसको डील करें कि सी पहले आता है और के बाद में आता है, तो सी से केल्विन कन्वर्ट करने के लिए आपको 273 ऐड करना पड़ेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में कि फॉलोइंग वैल्यू को डिग्री सेल्सियस में बनाना। अब उल्टा देखा, हमें केल्विन दिया है उसको डिग्री सेल्सियस बनाना है। अब के बाद में आता था और डिग्री पहले आता डिग्री सेल्सियस, तो आपको उल्टा लेके जाना। 273 आपने पहले ऐड किया था, इस बार आपको वो माइनस करना। तो 273 माइनस 273 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 0 डिग्री सेल्सियस। मतलब बीच में 0 इक्वल टू का साइन मिस हो गया।
यहाँ पर आपका इक्वल टू का साइन होना चाहिए था 0 से पहले। 527 केल्विन माइनस 273 केल्विन इज इक्वल टू 254 डिग्री सेल्सियस। सेम थर्ड वाले के अंदर 290 केल्विन माइनस 273 इज इक्वल टू 17 डिग्री सेल्सियस। तो आई होप सो कि ये सारा चैप्टर आपको बिल्कुल क्लियरली समझ आया होगा। तो अभी तक जिन बच्चों ने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन भी दबा लें। एंड साथ के साथ अपने दोस्तों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें और हमें सपोर्ट करें।